हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग। माई सेल्फ अनीता मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जीडीपी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड, संपूर्ण विश्व। वार्मिंग का मतलब गर्म होना, अर्थात संपूर्ण विश्व का जो गर्म होना है, यानी जो टेम्परेचर राइज होना है, वह ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स कि जो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसका एवरेज टेम्परेचर है, उसका धीरे धीरे बढ़ जाना ही ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्योंकि पृथ्वी के पर जो हीट एनर्जी होती है कहाँ से आती है? सूरज से आती है। तो कुछ हीट एनर्जी जो होती है वापस से पृथ्वी पर आती है और वापस से री एमिटेड भी हो जाती है। तो जो ट्रैप एनर्जी है सन की, वह ज्यादा मात्रा में ट्रैप हो रही है और रेडिएट, जो आउटर स्पेस में जो रेडिएट हो रही थी वह कम हो रही है। तो ज्यादा मात्रा में एनर्जी के रेडिएंट एनर्जी के ज्यादा ट्रैप होने के कारण पृथ्वी का टेम्परेचर राइज हो रहा है। हम ये देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, यानी एटमॉस्फेयर किससे बना है? गैसेस से मिलकर बना हुआ है। तो जो एटमॉस्फेयर है वह ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस एक हाउस होता है जो ग्लास का बना हुआ होता है, उसके अंदर पौधे होते हैं। तो ग्लास से अंदर की ओर जो हीट एनर्जी आती है वह वापस बाहर की तरफ नहीं निकलती है, तो पौधों को एक टेम्परेचर उनको मिल जाता है। तो अधिकतर जो ठंडे इलाके होते हैं वहां पर ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, जो ग्लास के बने हुए हाउस होते हैं, ताकि अधिक से अधिक जो रोशनी होती है, जो टेम्परेचर हीट है, वह अंदर आ सके और बाहर नहीं जाए। तो हमारा एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का, वह भी ग्रीन हाउस की तरह काम कर रहा है। वह भी जो सन से आने वाली जो हीट एनर्जी है उसको ट्रैप करता है और पृथ्वी को गर्म रखता है। पृथ्वी पे अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं हो सकता था। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो यहाँ पर कोई भी आपको जीवन, कोई भी लाइफ फॉर्म यहाँ पर नहीं मिलता। तो इस एटमॉस्फेयर के कारण ही, एटमॉस्फेयर के ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही पृथ्वी का पर एक टेम्परेचर है या विभिन्न तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं। नाउ अब हो क्या रहा है कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्राएं बढ़ती जा रही हैं और जो हीट एनर्जी है वह ज्यादा ट्रैप हो रही है। और ज्यादा ट्रैप होने के कारण आउटर स्पेस में रेडिएंट एनर्जी कम जा रही है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मली आप यहाँ पर देखो कि नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ये पृथ्वी है, आपको दिखाई दे रखा पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे CO2 है, H2O है, वाटर वेपर है, मेथेन है। अब सोलर रेडिएशन आ रहा है, मतलब सूरज से आने वाले जो हीट एंड लाइट है वह पृथ्वी तक आती है। कुछ वापस भी चली जाती है, ये देखो वापस भी चली जाती है, लेकिन कुछ जो यहाँ पर ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं वह ट्रैप कर लेती हैं हीट को और पृथ्वी पे इस तरह से तापमान मेंटेन रहता है। तो नेचुरल था कि भाई जो एटमॉस्फेयर है वो इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन ह्यूमन एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है। मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ग्रीन हाउस गैसेस कैसे बढ़ी हैं और उसकी वजह से क्या चेंजेस हुए। अब आप यहाँ देखिए, सूरज से आने वाला सोलर रेडिएशन, अब क्या हुआ कि जो वापस से जो हीट एस्केप होती थी, अब वो लेस हीट एस्केप हो रही। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ गई हैं। CO2, मेथेन, N2O, CFC, इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है। तो क्या हो रहा है कि ये अधिक मात्रा में हीट को ट्रैप कर रही हैं और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग ड्राइव क्लाइमेट चेंज? अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है? भाई टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो टेम्परेचर राइज होने की वजह से कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है? तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग से चेंज कैसे हुआ है, ये हम कुछ उदाहरणों से देख सकते हैं।
कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मोर वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम ओशियंस, तो ज्यादा मात्रा में इवेपोरेशन होगा तो मोर क्लाउड्स फॉर्म्स होंगे, ज्यादा बारिश होगी। तो हम ये देखते हैं कि जो स्टॉर्म्स होते हैं, हरिकेन है, टाइफून है, टॉर्नेडोज है, उनकी मात्राएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। इसके अलावा जो आइस, जो पोलर आइस केप है वह भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा ये देखा गया है कि जो एंटार्क्टिका में की जो आइस है उसके मेल्ट होने के कारण सी लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से और भी हम कई चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट में चेंज, और उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है। ना व्हाट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग होने का क्या कारण है? ग्लोबल वार्मिंग होने के यहाँ दो मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो है कि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा का बढ़ जाना ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके अलावा सेकंड कारण है ब्लैक कार्बन का फॉर्मेशन होना। तो ब्लैक कार्बन कहाँ से निकलता है? एक्चुअली जो चिमनियाँ होती हैं इंडस्ट्रीज में, जो चिमनियाँ होती हैं उनसे निकलने वाला धुआं, या कुछ हम जलाते हैं फायरवुड है उनके जलने से जो निकलने वाला धुआं होता है, या व्हीकल से जो धुआं निकलता है तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जिसे ब्लैक कार्बन कहते हैं, और यह भी हीट को ट्रैप करने का कारण होता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, तो इन सब की वजह से जो गैसेस निकलती हैं वो कौन सी गैसेस होती हैं? ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हैं, या नाइट्रोजन के अदर ऑक्साइड्स हैं, तो उनकी मात्रा जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमने यहाँ देखा है कि ग्लोबल वार्मिंग की दो मुख्य कारण है, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ते जाना और दूसरा ब्लैक कार्बन का बढ़ना। नाउ हम देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनके एनर्जी की ट्रैप करने के कारण क्या कंडीशन पैदा हुई है। पहला तो आप देखो कि ग्रीन हाउस की वजह से एटमॉस्फेयर गर्म हुआ है, स्नो का अधिक मेल्ट हुआ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है। इसके अलावा ओशियंस अधिक वार्मर हो रहे हैं। अगर ज्यादा गर्म होंगे तो स्टॉर्म्स जो पैदा हो रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉर्म्स पैदा हो रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं कि मोर इवेपोरेशन, तो मोर इवेपोरेशन के कारण क्या हो रहा है कि मोर ड्राउट्स। इसके अलावा तेज गर्मी के कारण हम देखते हैं जंगलों में आग भी लग जाती है। मोर इवेपोरेशन से मोर प्रेसिपिटेशन इन सम प्लेसेस। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वार्मर एटमॉस्फेयर के कारण चेंजिंग कंडीशन फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, शिफ्टिंग रेंजेस एंड माइग्रेशन। हम बर्ड्स का माइग्रेशन देख सकते हैं, या जो फिशेस हैं उनका माइग्रेशन हम देख सकते हैं कि किस तरह से वह प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा चेंजिंग सीजनल पैटर्न्स, जो सीजन्स के पैटर्न्स जो चेंज हो रहे हैं, तो इस प्रकार कैसे ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हम यहाँ देख लेते हैं। CO2 का योगदान सबसे ज्यादा है, 55% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैसेस CO2 है। इसके सेकंड हम देखें मेथेन जो है इसका रोल जो है 19% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैसेस में 19% योगदान मीथेन का होता है। अब मीथेन जो होती है ये बायोगैस में होती है, जो चावल के खेत हैं वहां पर मेथेन पैदा होती है। इसके अलावा कई जानवर जैसे पिग है, काऊ है, उनके स्टमक में ये पैदा होती है। इस प्रकार से मीथेन की मात्रा भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन के विभिन्न तरह के ऑक्साइड है, इनका रोल भी 17% है। तो इंडस्ट्रीज के निकलने वाले धुएं या व्हीकल्स के निकलने वाले धुएं में विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और ये लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो हम रेफ्रिजरेटर होते हैं, एसी वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है, तो यह भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद सल्फर SF6, तो ये विभिन्न प्रकार के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेशन में इनका यूज किया जाता है इन ट्रांसफॉर्मर्स एंड ग्रिड स्विचिंग गियर। तो SF6 भी एक ग्रीन हाउस गैस है।
नाउ व्हाट इज ब्लैक कार्बन, जैसे मैंने बताया कि जो फ्यूल्स के, फॉसिल फ्यूल्स के जलने पे या बायोफ्यूल्स या बायोमास के जलने के कारण इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन इसे हम कहते हैं, अपूर्ण दहन के कारण, यानी फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स और बायोमास के अपूर्ण दहन के कारण जो पार्टिकल्स बनते हैं, कार्बन पार्टिकल्स, जिनकी जो रेंज हम देखें 10 माइक्रोमीटर के होते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स हैं हम ब्लैक कार्बन कहते हैं। और ये इतने हानिकारक होते हैं कि जो ह्यूमन के लंग्स में और ब्लड स्ट्रीम में भी ये डिसॉल्व हो जाते हैं और विभिन्न तरह के कॉन्सिक्वेंसेस पैदा करते हैं। हमने ये देखा कि जो ब्लैक कार्बन है, चिमनी से निकलने वाले धुआं है, तो ये क्या होते हैं कि एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में यह हमेशा एटमॉस्फेयर में बने रहते हैं और सन की जो एनर्जी है उसको ट्रैप्ड कर लेते हैं, और जो टेम्परेचर है राइज हो रहा है इसकी वजह से होता है। तो ये देखा गया है कि ओवरऑल ब्लैक कार्बन इज कंसीडर्ड द सेकंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग आफ्टर CO2। तो CO2 के बाद जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग का वह ब्लैक कार्बन है। नाउ ग्रीन हाउस गैसेस और ब्लैक कार्बन की क्या सोर्सेज है, जैसे मैंने बताया कि जो ब्लैक कार्बन होता है वह इनकम्प्लीट कम्ब्यूशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, डीजल है या बायोमास है, इन सब के जलने से ये पैदा होता है। इसके अलावा ग्रीन हाउसेज गैसेस भी जो फॉसिल फ्यूल्स के जलने से ही निकलता है, जैसे व्हीकल से या इंडस्ट्री से निकलने वाला जो धुआं है। तो विभिन्न प्रकार के कोल और पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनके जलने के कारण ग्रीन हाउस गैसेस और ब्लैक कार्बन पैदा होते हैं। इसके अलावा भी जैसे हमने पैडी फील्ड्स देखे या एनिमल्स के स्टमक में से भी और बायोगैस में भी मेथेन होती है, तो धीरे धीरे मेथेन भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेस भी हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर है, सवाना फायर से या वॉल्केनो है, यह भी ग्रीन हाउस गैसेस और ब्लैक कार्बन का सोर्सेज है। नाउ कि क्या एविडेंस है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो हम अभी आपने देखा कि जो बर्फ है वह लगातार धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भी हम देखें कि पिछले 100 सालों में 1.2 से लेकर 1.4 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की बढ़ोतरी हुई है। जो पोलर आइस है वह धीरे धीरे मेल्ट होती जा रही है। जो फिशेस, जो स्पीशीज थी, तो उनका जो लगातार वो मूव हो रही है उनके राइट टेम्परेचर की, मतलब उनका जो मूवमेंट है वो चेंज होता जा रहा है। तो क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि जो ओशियन का जो पानी में जो टेम्परेचर है वो लगातार चेंज हो रहा है, उसके चेंज होने के कारण उनका माइग्रेशन भी चेंज हो रहा है। तो यह एक एविडेंस है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ना कुछ विजुअल इम्पैक्ट्स आप यहाँ देख सकते हो कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स, ये देखो पहले पूरा भरा हुआ है यहाँ पर। इस तरह अगर आप आर्कटिक सी में भी आप देखेंगे तो वहां पर भी जो बर्फ बनी हुई थी वह पहले इस तरह की थी, नाउ इस तरह की हो गई है। फ्लडिंग आप देख रहे हो, जगह जगह पर बाढ़ आ रही है। टॉर्नेडोज, वर्सनिंग ड्राउट की कंडीशन बढ़ रही है, सूखे की कंडीशन बढ़ रही है, कहीं अतिवृष्टि हो रही तो कहीं सूखा हो रहा है ना। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में हमने देखा क्या क्या हो रहा है। राइजिंग सी लेवल, तो पिछले 100 सालों में 8 इंच लेवल देखा गया कि बढ़ा है। इसके अलावा मेल्टिंग आइस, हमने देखा है कि जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। जो पोलर आइस केप थी वह भी पिघलती जा रही है। इसके अलावा एंटार्क्टिक में या ग्रीनलैंड है, तो यहाँ पर भी जो आइस जो थी वह लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके अलावा हरिकेन्स और टाइफून से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फ्लडिंग देखने को मिल रही है। इकोसिस्टम में भी कई चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि जो फिश है या माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनके जो डायरेक्शन थी वह लगातार बदलती जा रही है। तो इससे पता पड़ रहा है कि इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो क्रॉप्स होती हैं, तो फार्मर्स इन टेम्परेट जोन्स आर फाइंडिंग ड्रायर कंडीशन डिफिकल्ट फॉर क्रॉप्स सच एज कॉर्न एंड व्हीट। तो काफी सूखा होना भी
जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। इसके अलावा पेस्ट एंड डिजीजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने देखा कि जो डिजीजेस लगातार बढ़ने का कारण क्या है, राइज इन टेम्परेचर। डिजीज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से डिजीज अनकंट्रोल हो रही हैं, पेस्ट भी अनकंट्रोल रूप से बढ़ रहे हैं। इन साउथ ईस्ट एशिया का एक एग्जाम्पल आप यहाँ देखें कि वहां पर पहले मलेरिया कम हो गया था, तो जो वेट सीजन है तो जो ऐसे एरिया थे जहां वो जो वेट सीजन है तो वहां पर डिजीज नहीं होती थी, लेकिन अब वहां पर मलेरिया जैसी डिजीज पुनः कुछ सालों में देखा गया है कि जो मलेरिया की जो डिजीज है वापस से एंडेमिक हो रही है। इसके अलावा जो डेंगू, आपने देखा होगा कि पहले डेंगू बहुत कम एरियाज में होता था और अब काफी ट्रॉपिकल एरियाज में डेंगू फीवर हो रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि कई बीमारियां जो हैं जो पहले कम थी वह लगातार बढ़ती जा रही हैं। इंसेक्ट्स जो हैं या कई तरह के माइक्रोब्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ हाउ कैन वी स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग? आप खुद भी ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हो। आप कम से कम वेस्ट का प्रोडक्शन करो। जो वेस्ट मटेरियल जो इंसान इतना वेस्ट प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको कम करें, रिसाइकलिंग करें। 3 R's जो है उसको रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल उसको करें तो मोर अगर हम रिसाइकिल होंगे तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकेंगे। ड्राइव लेस, आप कम से कम अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, कार पूलिंग आप करें, या थोड़ी सी दूर जाना हो तो आप पैदल जाएं। तो आप खुद गुड प्रैक्टिसेस करके भी ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं। प्लांट ट्रीज, जितने ज्यादा आप ट्रीज को डेवलप करोगे, जितने ज्यादा फॉरेस्ट आप डेवलप करोगे उतना ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम फॉरेस्ट को पैदा करें, अधिक से अधिक ट्रीज लगाएं। स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमें फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग को लगातार कम करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा, जैसे सोलर एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी, विंड है, बायोमास एनर्जी है, और इनका उपयोग करें और फॉसिल फ्यूल्स को ना कहें। इसके अलावा भी आप कई ऐसी चीजें करके या गुड प्रैक्टिसेस जो है डेवलप करके अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करके ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। इसके अलावा यूज एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस, जैसे एलईडी बल्ब आ गया है, या सोलर, आप अपने घरों में भी सोलर पैनल लगवा सकते हैं। कई होटल्स हॉस्टल्स में सोलर पैनल लगवाए जा सकते हैं। इसके अलावा यूज लेस हॉट वाटर, तो हमें कम से कम गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस व्हेन दे आर नॉट इन यूज, हमें जब जैसे कई जगह टेलीविजन चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है या पंखे चल रहे हैं तो हमें खुद को उनको बंद कर देना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों के अंदर, आपकी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में आपको अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी पड़ेगी, तभी आप मिलकर क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। इसके अलावा सेव वाटर, तो गुड प्रैक्टिसेस करके भी हम सेव वाटर को बचा सकते हैं। जैसे हम कई लोग कार या बाइक को धोने में काफी मात्रा में पानी को बर्बाद कर देते हैं, तो आपको खुद को सोचना चाहिए कि हम कैसे पानी को वेस्ट को रोकें। और बहुत सारे जो तरीके हैं उनको आप अपना सकते हैं और अपने प्लानेट को आप सेव कर सकते हो। आशा है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल CCE राज GDB GGC कोटा। धन्यवाद।